आज हमारे सामने विजयनगर साम्राज्य पर कुछ नोट्स हैं। हमारा मिशन ये है कि इस विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य के उदय, इसकी शानदार व्यवस्था और फिर इसके पतन के पीछे की कहानी को समझा जाए, वो भी एकदम आसान शब्दों में। बिल्कुल। ये दक्षिण भारत का वो साम्राज्य है जो लगभग आप कह सकते हैं 300 सालों तक फलता फूलता रहा। 300 साल? जी, लेकिन इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसमें एक के बाद एक 4 अलग अलग वंश आए, ढेरों राजा हुए और उनकी उपाधियां भी बड़ी भारी भरकम हैं। हाँ। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन सारी जानकारी को एक कहानी की तरह पिरोया जाए ताकि सब कुछ आसानी से जुड़ता चला जाए। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। इतनी बड़ी सल्तनत की नींव आखिर रखी कैसे गई थी? इसकी शुरुआत ही अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। विजयनगर, जिसका मतलब ही है जीत का शहर, इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। 1336 में? जी, और करने वाले थे हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई। ये उस दौर की बात है जब दक्षिण में एक तरह की राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। अच्छा, 2 भाई। ये बात हमेशा दिलचस्प लगती है कि कैसे परिवार के लोग मिलकर कुछ बड़ा बनाते हैं। और नोट्स में संत विद्यारण्य का भी जिक्र है। हाँ, और उनका किरदार बहुत अहम है। लगता है उस दौर में किसी भी बड़े काम के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। संत विद्यारण्य की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद ने ही उन्हें एक, आप कह सकती हैं, एक वैचारिक आधार दिया। ये सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, बल्कि एक संस्कृति को, एक धर्म को बचाने का मिशन भी था। अच्छा। और ये जानना जरूरी है कि ये दोनों भाई संगम वंश के थे। ये विजयनगर प्रशासन करने वाला पहला वंश था। पहला वंश? हाँ, इसके बाद आए सुलुव, फिर तुलुव और आखिर में अरबीरू वंश। ये क्रम याद रखना जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग विजयनगर को एक ही परिवार का शासन समझ लेते हैं। अच्छा, तो ये 4 अलग-अलग राजवंश थे जिन्होंने एक ही साम्राज्य की विरासत को आगे बढ़ाया और इनकी राजधानी थी हम्पी। जी, हम्पी, जो आज भी कर्नाटक में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और राजभाषा तेलुगु थी। यहाँ से कहानी और दिलचस्प होती है जब हम इसके शासकों की बात करते हैं। नोट्स में कुछ उपाधियों का जिक्र है, जैसे बुक्का प्रथम की उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। सही बात है। और ये सिर्फ नाम या टाइटल नहीं थे, आप इन्हें उस दौर के पॉलिटिकल बिलबोर्ड समझ सकती हैं। पॉलिटिकल बिलबोर्ड्स? हाँ, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का मतलब सिर्फ वेदों के रास्ते को स्थापित करने वाला नहीं है। सोचिए, उस समय उत्तर भारत में सल्तनत का जोर था। ऐसे में ये उपाधि एक ऐलान थी, एक घोषणा कि विजयनगर एक सांस्कृतिक और धार्मिक विकल्प है। अरे वाह! मतलब ये उपाधि सिर्फ धार्मिकता नहीं, बल्कि एक राजनीतिक बयान भी थी, अपनी पहचान को जोर शोर से बताने का एक तरीका। बिल्कुल। और फिर हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि अपनाई। ये तो बहुत सुना हुआ टाइटल है। सुना हुआ है, लेकिन इसका महत्व उस समय बहुत बड़ा था। राजा और महाराजाधिराज में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। महाराजाधिराज का टाइटल लेकर उन्होंने सीधे सीधे ये ऐलान कर दिया कि वो अब सिर्फ एक क्षेत्रीय राजा नहीं, बल्कि राजाओं की भी राजा हैं। ये उनके बढ़ते प्रभाव और महत्वाकांक्षा को साफ दिखाता है। तो यहाँ से विजयनगर एक छोटी सी रियासत से एक साम्राज्य बनने की राह पर चल पड़ा था। एकदम। ये तो हुई सत्ता और शक्ति की बात, लेकिन क्या इन राजाओं ने आम लोगों के लिए भी कुछ किया? नोट्स में देवराय प्रथम और उनके बनवाए बांधों का जिक्र है। बिल्कुल। कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर लंबा नहीं चल सकता। देवराय प्रथम ने ये बात समझी। उन्होंने तुंगभद्रा और हरिद्रा जैसी नदियों पर बांध बनवाए। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। इसका सीधा असर खेती पर पड़ा। सिंचाई सुधरी, पैदावार बढ़ी और साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिला। सही बात है। भूखा पेट न जंग लड़ सकता है, न कला बना सकता है। ठीक कहा। और फिर आते हैं संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय। इनके तो कई नाम थे, इमाड़ी देवराय और गजबेटकर। गजबेटकर का मतलब है हाथियों का शिकारी। ये थोड़ा अजीब टाइटल नहीं है? आज हमें लग सकता है, लेकिन उस समय हाथी सेना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते थे, जैसे आज के टैंक। अच्छा, टैंक की तरह। हाँ, तो गजबेटकर की उपाधि उनकी सैन्य शक्ति को, उनकी महारत को दिखाती थी। ये दुश्मनों के लिए एक संदेश था। लेकिन वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उन्होंने महानाटक सुधानिधि जैसा संस्कृत ग्रंथ लिखा। ये दिखाता है कि एक आदर्श राजा को एक साथ योद्धा और विद्वान दोनों होना पड़ता था। और इसी कड़ी में आते हैं विजयनगर के सबसे बड़े सुपरस्टार कृष्णदेवराय, जो तुलुव वंश के थे। हाँ, कृष्णदेवराय। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में उन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। आंध्र भोज,
अभिनव भोज, आंध्र पितामह, इतनी सारी उपाधियां। कृष्णदेव राय का दौर वाकई विजयनगर का स्वर्ण युग था। उनके समय में साम्राज्य सिर्फ सैन्य और आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अपने चरम पर था। उनकी उपाधियां दिखाती हैं कि वो तेलुगु साहित्य और संस्कृति के कितने बड़े संरक्षक थे। उनके दरबार के अष्टदिग्गज का जिक्र भी है। ये कुछ मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों जैसा लगता है। हाँ, आप कह सकती हैं, पर ये उससे भी ज्यादा औपचारिक था। अष्टदिग्गज यानी 8 महान कवि जो उनके दरबार की शान थे, एक तरह से उनका कल्चरल थिंक टैंक। और इनमें सबसे प्रमुख थे अलसानी पेद्दन, जिन्हें तेलुगु कविता का पितामह तक कहा जाता है। तेलुगु कविता का पितामह? वाह! जी, कृष्णदेव राय ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां कला और साहित्य की सच में कद्र होती थी। हम अक्सर महान शासकों को कला के संरक्षक के तौर पर देखते हैं, जो दूसरों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन क्या कृष्णदेव राय खुद भी साहित्यिक माहौल का हिस्सा थे, या वो सिर्फ एक प्रशंसक थे? यही तो कृष्णदेव राय को और भी खास बनाता है। वो सिर्फ प्रशंसक नहीं बल्कि खुद एक बहुत ऊंचे दर्जे के कवि और लेखक थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्याद की रचना की। अमुक्त माल्याद? जी, जो आज भी तेलुगु साहित्य की सबसे महान कृतियों में गिनी जाती है। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय जैसे ग्रंथ भी लिखे। क्या बात है! मतलब एक शासक जो दिन में युद्ध और प्रशासन की चिंता करता हो, वो रात में बैठ के इतनी गहरी साहित्यिक रचनाएं कर रहा है, ये बहुत दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ। ये सब सुनकर तो यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें ये सब इतनी सटीकता से पता कैसे है? क्या ये सिर्फ दरबारी कवियों की लिखी हुई बातें हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब इस कहानी को और भी विश्वसनीय बना देता है। हमें ये सब सिर्फ भारतीय स्रोतों से नहीं बल्कि विदेशी यात्रियों की आंखों देखी बातों से पता चलता है। अच्छा। उस दौर में विजयनगर एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब जैसा था और दुनिया भर से लोग यहाँ आते थे। हाँ, नोट्स में कुछ नाम है, निकोलो कोंटी, अब्दुल रज़ाक, नूनीज, डोमिंगो पायस। ये तो एक पूरी लिस्ट है। इसे लिस्ट की तरह मत देखिए, ये वो गवाह है जो हमें उस समय में वापस ले जाते हैं। जैसे देवराय द्वितीय के समय में फारस का राजदूत अब्दुल रज़ाक हम्पी आया। उसने लिखा कि मैंने पूरी दुनिया में ऐसा शहर नहीं देखा। उसने शहर की 7 परतों वाली किलेबंदी, यहाँ के बाजारों का जिक्र किया जहाँ हीरे मोती और पन्ने सब्जियों की तरह बिकते थे। हीरे मोती सब्जियों की तरह? ये कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, तो ये बातें हमें बताती हैं कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि हकीकत थी। और कृष्णदेव राय के समय में भी तो कुछ पुर्तगाली यात्री आए थे ना? जी, डोमिंगो पायस और बारबोसा। पायस ने कृष्णदेव राय के व्यक्तित्व के बारे में लिखा है कि वो एक बेहतरीन घुड़सवार थे, कसरत करके अपने शरीर को मजबूत रखते थे और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हम्पी में होने वाले महानवमी उत्सव की भव्यता का ऐसा वर्णन किया है कि पढ़कर ही आंखें चौंधिया जाती हैं। ये विदेशी विवरण हमें एक 3D तस्वीर देते हैं, सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य की धड़कन का एहसास कराते हैं। ये सब सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है कि इतनी बड़ी सेना, इतने निर्माण कार्य और कला को इतना संरक्षण, इसके लिए पैसा कहाँ से आता होगा? जरूर इनकी प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत रही होगी। बिल्कुल, किसी भी साम्राज्य की शान शौकत उसके प्रशासन की नींव पर टिकी होती है। विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही संगठित थी। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, प्रांत को कोट्टम या जिलों में, जिलों को नाडु में और इसी तरह नीचे गांव तक। एक पूरी चेन थी। हाँ, एक पूरी चेन थी। सबसे छोटी इकाई उरियानी गांव थी। ये तो एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचा लगता है। और नोट्स में अयंगर व्यवस्था का भी जिक्र है, ये क्या थी? अयंगर व्यवस्था असल में आप कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नेंस का एक बेहतरीन मॉडल थी। अच्छा। इसमें हर गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था और उस पर शासन के लिए 12 सरकारी अधिकारियों का एक समूह नियुक्त होता था। ये लोग गांव की जमीन से लेकर टैक्स वसूलने और शांति व्यवस्था बनाए रखने तक सब कुछ देखते थे। मतलब केंद्र को हर छोटी छोटी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। बिल्कुल, इससे साम्राज्य जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत हो गया था। और कमाई, टैक्स सिस्टम कैसा था? साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत तो जमीन से मिलने वाला लगान ही था और भू राजस्व की दर उपज का 16 हिस्सा होती थी। 1/6। जी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है क्योंकि यह दिखाता है कि टैक्स की दर न बहुत ज्यादा थी न बहुत कम। एक संतुलित कर प्रणाली का संकेत है। जिससे किसान भी खुश रहते थे और खजाना भी भरता रहता था। बिल्कुल। प्रशासन से जुड़ी कुछ और अनोखी बातें, कुछ ऐसे शब्द या पद जो सिर्फ विजयनगर में ही थे। हाँ, कई हैं।
जैसे सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था और उसके बड़े अधिकारी दंड नायक कहलाते थे। कदाचार, जी। और टकसाल विभाग, जहां सिक्के ढाले जाते थे, उसे जोरीखाना कहते थे। और सोने का वाराह सिक्का उनकी सबसे प्रसिद्ध मुद्रा थी, जो साम्राज्य की समृद्धि का प्रतीक बन गया था। मुझे नोट्स में एक और शब्द मिला है, वेस्बर्ग, और इसका मतलब थोड़ा चौंकाने वाला है, मनुष्यों का क्रय विक्रय। हाँ, और इस पर बात करना जरूरी है। वेस्बर्ग दास प्रथा से जुड़ा एक टैक्स था। ये हमें याद दिलाता है कि विजयनगर की भव्यता, उसकी कला और संस्कृति के साथ साथ समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं भी मौजूद थीं जो आज के मानकों पर बहुत क्रूर लगती हैं। सही बात है। इतिहास सिर्फ सोने की चमक नहीं, बल्कि उसके अंधेरे कोनों का भी लेखा जोखा है। बिल्कुल। ये एक जरूरी पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ इतना कुशल प्रशासन, मजबूत अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ समृद्ध कला, ये सब मिलकर एक महान साम्राज्य की तस्वीर बनाते हैं। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी का एक अंत होता है। इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर ढह कैसे गया? हर ऊंचाई के बाद एक ढलान आती है। विजयनगर के पतन का एक मुख्य मोड़ है 23 जनवरी 1565। एक तारीख। जी। इस दिन राक्षसी तंगड़ी, या जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, वो लड़ा गया। ये विजयनगर के पतन का सबसे बड़ा और सबसे सीधा कारण बना। एक युद्ध? क्या एक ही लड़ाई ने सब कुछ खत्म कर दिया? ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। इस युद्ध में विजयनगर के खिलाफ बहमनी सल्तनत से निकली 4 बड़ी ताकतों ने मिलकर एक संघ बनाया था। 4 एक के खिलाफ? हाँ, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। विजयनगर की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन इस संघ ने उन्हें बुरी तरह हराया। और हार से भी ज्यादा विनाशकारी था उसके बाद का मंजर। मतलब विजेता सेनाओं ने राजधानी हम्पी में घुसकर उसे कई महीनों तक लूटा और तबाह कर दिया। जो शहर अब्दुल रज़ाक की नजर में दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर था, उसे खंडर बना दिया गया। हालांकि अरिविलू वंश ने बाद में पेनुकोंडा जैसी दूसरी राजधानियों से साम्राज्य को कुछ दशकों तक चलाने की कोशिश की, लेकिन विजयनगर की आत्मा, उसका वो वैभव, वो शक्ति तालीकोटा के मैदान में ही दफन हो गई थी। और फिर वो धीरे धीरे बिखरता चला गया। जी, बिखरता चला गया। तो इन नोट से हमने समझा कि विजयनगर साम्राज्य सिर्फ युद्ध और राजाओं की कहानी नहीं है। ये कुशल प्रशासन, दूरदर्शी जल प्रबंधन, समृद्ध साहित्य, अद्भुत कला और एक मजबूत अर्थव्यवस्था की भी कहानी है। हरिहर और बुक्का के एक छोटे से राज्य से लेकर कृष्णदेव राय के विशाल साम्राज्य तक हर दौर ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। बिल्कुल। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसने लगभग 300 सालों तक दक्षिण भारत की राजनीति और संस्कृति को आकार दिया। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था और कला के प्रति संरक्षण आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ी केस स्टडी है। ये दिखाता है कि एक स्थायी साम्राज्य बनाने के लिए सिर्फ सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि एक मजबूत व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान भी जरूरी है। अंत में एक विचार मेरे मन में घूम रहा है। बहुत गहरा सवाल है। हमने वेस्बर्ग शब्द के बारे में जाना, जो मनुष्यों की खरीद फरोख्त को दर्शाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब हम किसी साम्राज्य के स्वर्ण युग, उसकी कला और भव्यता की बात करते हैं, तो क्या हम अक्सर उसके समाज के उन अंधेरे कोनों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिनके बारे में इतिहास में ज्यादा बात नहीं होती? बहुत गहरा सवाल है। शायद किसी भी युग को पूरी तरह समझने के लिए उसकी चमक और उसकी परछाई दोनों को देखना जरूरी है।